नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज अमेरिका के परमाणु ठिकाने के ऊपर चीन के जासूसी गुब्बारे से हड़कंप मच गया। महंगाई और कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तानी भारत से जुड़ने को बेताब होते देखने लगे। फ्रांस ने ओमान की खाड़ी में ईरान के हथियारों का जखीरा जब्त करने का दावा किया और राजस्थान में सचिन पायलट के करीबी मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका और चीन का तनाव अब किसी भी वक्त जंग की शक्ल ले सकता है। अमेरिका और चीन के बीच युद्ध की बातें अब बस कयास नहीं रह गई हैं, बल्कि इस बार वाकई खतरा बहुत बड़ा है और अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि चीन ने उसकी परमाणु मिसाइलों को ठिकानों की जासूसी करने के लिए अमेरिका में अपना एक गुब्बारा छोड़ा हुआ है और वो गुब्बारा दिन रात अमेरिका के आसमान में मंडरा रहा है। हालांकि गुब्बारों के जरिए अमेरिका की जासूसी कराने का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस बार गुब्बारा काफी लंबे वक्त से अमेरिका में उड़ रहा है और अपने इलाके में सेंधमारी अमेरिका जैसा देश बर्दाश्त भी कर ले, ये सोचना ही बेवकूफी है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के होश ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका बहुत जल्द कुछ बड़ा कर सकता है। अमेरिका के दावों में दम भी लग रहा है, क्योंकि चीन के इस कथित गुब्बारे की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें आसमान में बेहद ऊंचाई पर वो सफेद गुब्बारा एक छोटी सी बॉल जैसा नजर आया। लेकिन वीडियो में दिख रहे गुब्बारे के साइज पर मत जाइए, ये छोटा मोटा गुब्बारा बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका ने दावा किया कि ये गुब्बारा 3 बसों के साइज के बराबर है। वीडियो को देखकर एक बार तो लगा जैसे आसमान में सामने चांद दिख रहा हो, लेकिन जब कैमरा घूमा तो पता चला कि चांद तो दूसरी तरफ है। ये देखकर अमेरिका के लोग भी हैरत में पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि सामने दिख रही वो सफेद चीज है क्या, इसलिए उन्होंने उस गुब्बारे की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी और पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका और चीन का तनाव अब ऐसे ज्वालामुखी की शक्ल ले चुका है जो अगर फट गया तो उसके लावे में पूरी दुनिया झुलसेगी। क्योंकि अमेरिका और चीन जैसे जानी दुश्मन जब भिड़ेंगे तो परमाणु बमों से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक दुनिया पहली और शायद आखिरी बार जंग के मैदान में हर हथियार का वार देख लेगी। अमेरिका का कहना है कि उसे पूरा विश्वास है कि उसके यहाँ उड़ रहा सफेद गुब्बारा चीन का ही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जिस गुब्बारे को चीन का जासूस बता रहा है वो एक आध नहीं बल्कि कई दिनों से अमेरिका के ऊपर उड़ रहा है, उस पर नजर रख रहा है। बताया गया कि सबसे पहले वो गुब्बारा अमेरिका के अलास्का राज्य में पहुंचा, वहां से वो कनाडा की सीमा में दाखिल हुआ और फिर कनाडा के बॉर्डर से लगने वाले अमेरिका के मोंटाना राज्य में घुस गया। और अमेरिका के पश्चिम में बसा मोंटाना वो राज्य है जहां अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का अड्डा है। यानी अगर अमेरिका का दावा सही है तो चीन अमेरिका की परमाणु मिसाइलों के ठिकाने की टोह लेने की कोशिश में है। इसलिए गुब्बारे की भनक लगते ही अमेरिका की सेना ने तो उसे मार गिराने की पूरी प्लानिंग कर ली। अमेरिका के दमदार फाइटर जेट काम पर लगाने का फैसला हो गया। F-22 जैसे लड़ाकू विमान तैयार कर दिए गए कि बाइडेन बस हाँ बोलें और चीन के कथित गुब्बारे को आसमान में ही भस्म कर दिया जाए। आनंद फानंद में व्हाइट हाउस में मीटिंग बुलाई गई, लेकिन मीटिंग में तय हुआ कि गुब्बारे को हाथ भी न लगाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के टॉप मिलिट्री अधिकारियों ने बाइडेन को आगाह किया कि अगर गुब्बारे को फोड़ा गया तो 3 बसों के बराबर जो मलबा नीचे गिरेगा वो लोगों की जान का दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए रणनीति बनाई गई कि अमेरिका और चीन के उस कथित जासूसी गुब्बारे पर अभी बस करीब से 24 घंटे नजर रखेगा और उसकी हर हलचल को ट्रैक करता रहेगा, ताकि चीन अमेरिका का बाल भी बांका ना कर पाए। लेकिन ये खबर ऐसे वक्त पर सामने आई है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जल्द ही चीन जाने वाले हैं। ऐसे में अब तो बैठक में चीन के अमेरिका की जासूसी कराने का मुद्दा भी उठेगा ही। माना जा रहा है कि अमेरिका ने बहुत ही प्लानिंग के साथ इस वक्त ये खबर उछाली है। इससे उसने चीन को यह बिल्कुल साफ कर दिया कि वो उसे बेवकूफ न समझे। ये न सोचे कि अमेरिका को इल्म ही नहीं कि चीन क्या खिचड़ी पका रहा है, बल्कि वो चीन की एक एक चाल से वाकिफ है। इस बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने चेतावनी दी कि चीन के ताइवान को अपने कब्जे में लेने के मंसूबों को कम आंकना गलत होगा। उन्होंने साफ कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी भी हाल में ताइवान को चीन के नक्शे में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार अपने प्लान पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स के मुताबिक शी जिनपिंग ताइवान को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने चेतावनी दी कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि शी जिनपिंग ने अपने देश की सेना को 2027 तक ताइवान पर आक्रमण के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। लेकिन विलियम बर्न्स का मानना है कि इसका मतलब ये नहीं कि चीन 2027 या किसी और साल में ताइवान पर हमला बोलेगा, बल्कि शी का यह फैसला दिखाता है कि वो ताइवान को चीन में मिलाने के लिए कितने गंभीर हैं। और यही वजह है कि वो ताइवान को अपने हाथ से जाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते।
CIA प्रमुख के मुताबिक शी जिनपिंग इसके लिए यूक्रेन रूस युद्ध से भी सीख रहे हैं और इस बात का बारीकी से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों रूस 11 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया, ताकि अगर चीन ताइवान पर हमला बोले तो वो उन सभी गलतियों को न दोहराए जो पुतिन की सेना ने युद्ध में की हैं। इधर अमूल ने दूध की कीमतें बढ़ा दी। अमूल के सभी तरह के दूध पर 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमतें लागू भी हो गई, जिसके बाद अमूल गोल्ड की कीमत 63 रुपए से बढ़कर 66 रुपए हो गई, जबकि अमूल फ्रेश की कीमत 51 रुपए से बढ़कर 54 रुपए कर दी गई। वहीं अमूल गाय के दूध की कीमत 56 रुपए प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हो गई। अमूल ने पिछले साल अक्टूबर में भी दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। उधर रूस ने संकेत दिया कि यूक्रेन के बाद उसका अगला टारगेट मोल्दोवा है। ये देश पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा में है क्योंकि वहां की राष्ट्रपति ने नेटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर की और ये करके उन्होंने रूस को गुस्सा दिला दिया, क्योंकि यूक्रेन की बर्बादी की नींव भी इसी वजह से रखी गई। ज़ेलेंस्की चाहते थे कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, जिसके लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया, जिसके बाद उन्हें अपनी जिद की ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जो कोई देश नहीं चुकाना चाहता, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन को कहीं का नहीं छोड़ा। करीब 1 साल से उनकी सेना यूक्रेन को तिल तिल कर मार रही है और यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा। उसे नेटो से हथियार तो मिल रहे हैं, लेकिन रूस जैसे देश के आगे ये मदद काफी नहीं है। ज़ेलेंस्की ने इसी वजह से नेटो से मांग की थी कि वो जंग का हिस्सा बने, लेकिन नेटो ने रूस से सीधी जंग मोल नहीं ली। नतीजा यह हुआ कि ज़ेलेंस्की की सेना अकेले ही लड़ रही है। यानी रूस यूक्रेन को इसलिए बर्बाद कर रहा है क्योंकि वो उसके साए से निकलकर नेटो का हिस्सा बनना चाहता था और अब यूक्रेन का पड़ोसी देश मोल्दोवा भी उसी राह पर चल पड़ा, क्योंकि वहां की राष्ट्रपति माया सांदू ने कहा कि मोल्दोवा को एक बड़े गठबंधन का हिस्सा बनना होगा और इसके लिए जल्द ही मोल्दोवा किसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी मोल्दोवा पुतिन को वो करने पर मजबूर कर रहा है जो उन्होंने यूक्रेन में किया और एक अच्छे खासे देश को जंग की आग में झोंक दिया। मोल्दोवा की राष्ट्रपति के बयान से लगता है कि वो स्वीडन और फिनलैंड की तरह नेटो में शामिल होने का आवेदन देने वाली है और इसी बात पर रूस का खून खौल उठा। रूस के विदेश मंत्री ने बिना घुमाए फिराए मोल्दोवा को बता भी दिया कि उसका यूक्रेन जैसा हश्र हो सकता है। रूस के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि अगले यूक्रेन की भूमिका के लिए मोल्दोवा के नाम पर सोचा जा रहा है, क्योंकि वहां की राष्ट्रपति नेटो में शामिल होना चाहती हैं। यानी रूस ने बता दिया कि मोल्दोवा ने नेटो में शामिल होने की इच्छा जताकर अपनी मौत को न्योता दिया है, क्योंकि रूस ने संकेत दे दिया कि मोल्दोवा नहीं माना तो पुतिन को उसे बर्बाद करने से कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे मोल्दोवा को भी पता है कि उसके इस तरह के बयानों पर रूस की कैसी प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही वहां की पीएम कह चुकी हैं कि रूस का अगला हमला मोल्दोवा पर होगा, जिसकी वजह है रूस की सेना का यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी इलाके में लगातार कामयाब होना, जिसकी वजह से यूक्रेन का पड़ोसी देश मोल्दोवा थर-थर कांप रहा है, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन के जिस हिस्से में जीत की ओर है मोल्दोवा उसके साथ सीमा शेयर करता है और इसी वजह से मोल्दोवा में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। यानी वहां लोगों के आने जाने पर बंदिशें हैं और वो एक जगह जमा नहीं हो सकते और ये सब रूस के डर से हुआ। हालांकि यूक्रेन जंग के दौरान रूस ने मोल्दोवा पर किसी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की, लेकिन मोल्दोवा को लगता है कि उसके सर पर खतरे की तलवार हमेशा लटकी रहती है, क्योंकि मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया इलाका रूस के इशारे पर काम करने वाले अलगाववादियों के कब्जे में है। यानी वहां पहुंचना रूस के लिए बाएं हाथ का खेल है और मोल्दोवा की सरकार का कहना है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के जरिए पूरे मोल्दोवा पर कब्जा करना रूस के लिए कुछ ही दिन का काम है और इसी वजह से मोल्दोवा नेटो जैसे बड़े गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि ऐसा होने पर उसके लिए रूस से लड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन पुतिन इससे पहले ही मोल्दोवा का काम तमाम करने के मूड में है। यानी यूरोप में एक और महाविनाश की कहानी लिखी जा रही है। इस बीच पाकिस्तान के कराची में अहमदिया मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत का एक नया वीडियो ट्विटर पर वायरल हो गया। वहां कुछ लोगों ने दिन दहाड़े भरे बाजार में एक अहमदी मस्जिद पर धावा बोल दिया। बताया गया कि पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में किसी अहमदी मस्जिद पर यह 5वां हमला, जहां इस बार कराची के एक इलाके की अहमदी मस्जिद का नामो निशान मिटाने के लिए 3 लोग उस पर टूटे नजर आए। वीडियो में वो मस्जिद पर चढ़कर उस पर हथौड़ा चलाते दिखे। वो हथौड़े घर से साथ ही लेकर आए थे। मस्जिद के सामने लोगों की भीड़ जुटी थी, लेकिन सब तमाशा देख रहे थे। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय को मुसलमान माना ही नहीं जाता। वहीं दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहे लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक कट्टर सुन्नी इस्लामी पार्टी। इधर आबकारी घोटाला मामले में दाखिल ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल है। एक दिन पहले दाखिल इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने समीर महेंद्रू नाम के आरोपी के बयान को आधार बनाया और उसके बयान के आधार पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में डाल दिया। हालांकि दिल्ली के सीएम ने ईडी की चार्जशीट के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी की चार्जशीट को एक झूठी कहानी करार दिया।
इधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने जंग में पुतिन की मदद के लिए अपने सैनिकों को भेजने का फैसला किया है। उनके इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि किम ने अपनी बहन की जिद के आगे सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनकी बहन किम यो जोंग ने कुछ रोज पहले यह ऐलान कर दिया था कि उत्तर कोरिया जंग में रूस के साथ खड़ा है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी तक दे दी थी। किम यो जोंग ने अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वो रूस के खात्मे के लिए जंग को भड़काने में जुटा है। और इसके साथ ही किम की बहन ने यह भी साफ कर दिया कि युद्ध की शुरुआत से ही रूस को मदद भेजी जा रही थी और आगे भी पुतिन की मदद के लिए उत्तर कोरिया हमेशा तैयार है। लेकिन किम यो जोंग के इस ऐलान को उनके ही भाई ने गलत साबित कर दिया। किम ने यह दावा किया कि उन्होंने जंग में रूस के लिए न तो कभी हथियार भेजे और न ही किसी दूसरी तरह की मदद की, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि किम की बहन ने रूस का साथ देने पर झूठ बोला था। यह भी कहा जाने लगा कि किम यो जोंग ने अमेरिका पर निशाना साधने के लिए रूस का इस्तेमाल किया था। वो खुद को रूस के साथ दिखाकर अमेरिका को धमका रही थी। मतलब ये कि वो सीधे सीधे अमेरिका पर वार करने से बच रही थी और इसीलिए उन्होंने पुतिन के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। लेकिन अब यूक्रेन के मीडिया ने जो दावा किया उससे तो यही लगता है कि किम की बहन झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि उन्होंने सच में पुतिन की मदद की कसम खाई थी और इसके लिए उन्होंने अपने भाई किम को भी झुका दिया, जो जंग में पुतिन का किसी भी तरह साथ देने से इनकार कर चुके थे। लेकिन अपनी बहन की जिद के आगे उन्हें भी सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक किम ने यह फैसला किया है कि वो युद्ध में पुतिन की सहायता करेंगे और इसके लिए किम उत्तर कोरिया के सैनिकों की एक टुकड़ी यूक्रेन की फौज से लड़ने के लिए भेजेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों से दुश्मनी ही क्यों न मोल लेनी पड़े। क्योंकि उत्तर कोरिया अगर जंग में रूस के साथ आया तो सबसे बड़ी परेशानी अमेरिका को ही होगी, जो जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन को आधुनिक और खतरनाक हथियार दे रहा है। अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों से भेजे गए हथियारों की वजह से ही यूक्रेन 11 महीने से ज्यादा वक्त से मुकाबले में खड़ा है, जबकि रूस को सैनिकों और हथियारों की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में अपनी बहन की जिद की वजह से किम पुतिन का साथ देने के लिए तैयार हो गए। वो उत्तर कोरिया के 500 सैनिकों की एक टुकड़ी रूस की तरफ से लड़ने के लिए भेजने जा रहे हैं। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक किम के ये सैनिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में पुतिन की सेना के साथ मिलकर लड़ेंगे। इधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले नागपुर टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया ने तैयारी शुरू कर दी। दोनों देशों के बीच 9 फरवरी से पहला टेस्ट खेला जाएगा, जिसके लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कई घंटों तक प्रैक्टिस की। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली नेट सेशन में बल्लेबाजी करते दिखे। वहीं मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी में जमकर पसीना बहाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज होगा। इस बीच मानवाधिकारों पर नजर रखने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक रिपोर्ट में सामने आया कि सऊदी अरब में मौत की सजा देने के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह हाल तब है जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वादा किया था कि सिर्फ हत्या के मामलों में ही मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन सामने आई रिपोर्ट ने उनके दावों की पोल खोलकर रख दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में सत्ता की कुर्सी पर पहुंचे हैं, तब से वहां मौत की सजा देने के मामले लगभग दुगने हो चुके हैं। उनके राज के बीते 6 साल तो सबसे खराब रहे हैं। दावा किया गया कि सऊदी अरब में 2015 से अब तक हर साल औसतन 129 मामलों में मौत की सजा दी गई, जबकि 2010 से 2014 के बीच ये आंकड़ा 70 के करीब था। इधर महाराष्ट्र के वर्धा में अलग विदर्भ की मांग पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को काले झंडे दिखाए गए। सीएम एकनाथ शिंदे मराठी साहित्य सम्मेलन में लोगों को संबोधित कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। हालांकि इस दौरान पुलिस के जवानों ने उन लोगों को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे विदर्भ के दौरे पर हैं। इस बीच पुतिन की सेना को खदेड़ने के लिए जेलेंस्की ने नेटो को हथियारों की एक लिस्ट सौंप दी, क्योंकि जेलेंस्की को आशंका है कि पुतिन नए सिरे से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, जिससे निपटने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने देश की सेना को मजबूत करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में जेलेंस्की ने रूस को करारा जवाब देने के लिए नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत उन्हें पश्चिमी देशों से कई आधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने नेटो को हथियारों की एक लिस्ट भी सौंपी है, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें पुतिन के आगे सिर न झुकाना पड़े। जबकि हाल ही में नेटो के कई सदस्यों ने यूक्रेन को ताकतवर टैंकों से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों और मिसाइलें देने का ऐलान किया है। इसके बावजूद जेलेंस्की को डर है कि सिर्फ इतने से हथियारों से वो पुतिन के सैनिकों को खदेड़ नहीं पाएंगे, और यही वजह है कि उन्होंने नेटो के सामने यूक्रेन को और हथियार देने की मांग कर दी, जिनमें सबसे पहले वो लड़ाकू विमानों की सप्लाई चाहते हैं। जबकि अभी अमेरिका, यूके और जर्मनी ने यूक्रेन को अपने सबसे दमदार टैंक देने का वादा किया है, लेकिन जेलेंस्की की हथियारों की मांग थमने का नाम ही नहीं ले रही। बताया जा रहा है कि जो हथियार यूक्रेन की तरफ से नेटो देशों से मांगे गए हैं, उनमें 500 टैंक, 200 लड़ाकू विमान, 1000 तोपें, 1000 ड्रोन और 300 मिसाइल लॉन्चर शामिल हैं। साथ ही यूक्रेन ने मिसाइलों और गोला बारूद की लगातार सप्लाई की भी मांग की। मतलब ये कि जेलेंस्की की हथियारों की भूख लगातार बढ़ती जा रही है, वो भी तब जब पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की मदद करने में जुटे हैं। इधर उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच कई इलाकों में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में बर्फीले तूफान की संभावना है।
जिसे देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफान की संभावना है, जिसका असर जोशीमठ में भी पड़ सकता है। इस बीच न्यूज 18 के पास पाकिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की वो एक्सक्लूसिव चिट्ठी मौजूद है जिसमें उसने ये दावा किया कि पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सबसे बड़ी ताकत परमाणु बम का ही सौदा कर दिया। ये वही आतंकी संगठन है जिसने 30 जनवरी को पेशावर की मस्जिद में आत्मघाती हमला किया था और अब उसने पाकिस्तान की जनता के नाम एक चिट्ठी जारी की। न्यूज 18 के पास टीटीपी की वो एक्सक्लूसिव चिट्ठी मौजूद है जिसमें उसने ये दावा किया है कि शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत एटम बम का सौदा कर चुकी है। और इस चिट्ठी के जरिए टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान की जनता को भड़काने और अपने लिए माहौल तैयार करने में जुटे हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, जिनके इशारे पर पाकिस्तानी सेना कठपुतली की तरह नाच रही है। और इसी वजह से पाकिस्तान के हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति और आसमान छूती महंगाई के मुद्दे को भी टीटीपी भुनाने में जुटा है और लोगों को ये यकीन दिला रहा है कि कंगाल होते पाकिस्तान के पीछे कोई और नहीं बल्कि नेताओं की गंदी राजनीति है। सेना भी उनका साथ दे रही है और दोनों मिलकर पाकिस्तान का खजाना लूट रहे हैं। न्यूज 18 के पास मौजूद उस एक्सक्लूसिव चिट्ठी में टीटीपी ने यह दावा किया कि सेना में ऐसे लोगों की भर्ती हो रही है जो जनता के मुंह से निवाला तक छीन लें। और टीटीपी ने यह दावा भी किया कि भ्रष्ट नेता और पाकिस्तान के सेना प्रमुख पंजाब की कीमती जमीनों को अपने नाम कर रहे हैं। मतलब ये कि टीटीपी पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए वो अपनी चिट्ठी के जरिए लोगों से टीटीपी का साथ देने और संगठन में शामिल होने की अपील करने में जुटा है। उधर जम्मू कश्मीर में पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कई इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। पेपर लीक का ये मामला वहां के वित्त विभाग की लेखा सहायक की भर्ती से जुड़ा है। आरोप है कि भर्ती के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ और फिर उसका पेपर भी लीक हो गया था। इसी पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के 6 जिलों की 37 जगह पर छापेमारी की। वित्त विभाग की लेखा सहायक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने पिछले साल अगस्त महीने में सभी नियुक्तियां रद्द कर जांच के आदेश दे दिए थे। इस बीच हांगकांग ने 5 लाख लोगों को फ्लाइट की मुफ्त टिकट देने का फैसला कर लिया। उनका इरादा हांगकांग में पर्यटन को बढ़ाने का है, इसलिए उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए ये ऑफर दिया और इस ऑफर को हांगकांग के पर्यटन बोर्ड ने हेलो हांगकांग नाम दिया, जिसकी शुरुआत अगले महीने से की जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि वो सैलानियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनका मानना है कि इससे वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें कोरोना महामारी की वजह से कमी आ गई थी। उधर यूक्रेन और रूस के जंग के बीच एक छोटे से नेटो देश ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही भड़के बाल्टिक देश एस्टोनिया ने पुतिन को बर्बाद कर देने की कसम खाई और वहां की प्रधानमंत्री काया कल्लास तो बिना किसी डर के पुतिन पर बुरी तरह गरज रही और खुलेआम उन्हें ये चेतावनी दे रही है कि यूक्रेन में बहे खून के एक एक कतरे का हिसाब पुतिन को देना होगा। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कल्लास पुतिन को नसीहत दे रही हैं। वो कह रही हैं कि पुतिन अगर अब भी नहीं संभले तो उनकी बर्बादी तय है। यानी पुतिन ने अगर जंग से तौबा नहीं की तो रूस विनाश की कगार पर पहुंच जाएगा। The aggressor must also pay for every bridge, for every house and for every bullet. काया कल्लास के इन्हीं तेवरों की वजह से उन्हें यूरोप की आयरन लेडी कहकर बुलाया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पुतिन को नसीहत नहीं दी बल्कि वो एस्टोनिया को रूस से जंग के लिए तैयार करने में भी जुट गई हैं। क्योंकि रूस का पड़ोसी देश एस्टोनिया भी ये जान रहा है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन की जीत तक ही नहीं रुकेंगे बल्कि वो अपने पड़ोस के दूसरे देशों पर भी नजर गड़ा देंगे। यानी यूक्रेन की जंग जीतने के बाद पुतिन के कदम एस्टोनिया जैसे दूसरे देशों की तरफ भी बढ़ जाएंगे और वो वहां कब्जे के लिए यूक्रेन की ही तरह हमला बोल देंगे। इसमें एस्टोनिया के लिए खतरा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि रूस के पड़ोसी इस छोटे से देश ने जंग में अब तक यूक्रेन की खुलकर मदद की है। पुतिन को टक्कर देने के लिए एस्टोनिया ने ताकतवर तोप के साथ एंटी टैंक माइन भी यूक्रेन भेजी। इसके साथ ही अमेरिका से मिली जैवलिन मिसाइलें भी एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन पहुंची। ये वही जैवलिन मिसाइलें थीं जिन्होंने रूस के सैकड़ों टैंकों को धराशायी कर दिया था। इतना ही नहीं, एस्टोनिया ने अपने रक्षा बजट का 1/3 हिस्सा भी ज़ेलेंस्की को दे दिया ताकि वो पूरी ताकत से पुतिन की फौज का जवाब दे सकें। और अब इसी मदद की वजह से एस्टोनिया पुतिन के निशाने पर है, जिस बात को वहां की प्रधानमंत्री काया कल्लास भी अच्छी तरह से समझती है और इसीलिए उन्होंने पुतिन का सामना करने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए काया कल्लास ने एक खास बटालियन तैयार की है जो रूसी सेना के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। एस्टोनिया के सैनिकों की ये टुकड़ी छोटे छोटे हिस्सों में बंटकर तेजी से हमला करने की ट्रेनिंग में जुटी है। एस्टोनिया की इस खास टुकड़ी में करीब 1000 जवान हैं। इसके साथ ही एस्टोनिया की सेना हमला होने पर जवाब देने के लिए बारूदी सुरंगों का जाल भी बिछा रही है। मतलब ये कि एस्टोनिया यूक्रेन जैसी गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि यूक्रेन अपने पड़ोस के बेलारूस में ही रूसी सेना को जुटते देखता रहा और पिछले साल 24 फरवरी को वहीं से हमला हो गया। लेकिन काया कल्लास हमले से पहले ही पुतिन से टकराने की तैयारी में जुट गई।
इधर जम्मू कश्मीर के डोडा में कुछ परिवारों के सामने उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात खड़े हो गए। डोडा के एक इलाके में कुछ मकानों में दरारें आ गई। वहां लोगों पर मंडराते खतरे को देखते हुए 15 मकानों को खाली करा लिया गया और प्रशासन ने उस पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया, क्योंकि वहां कुछ घरों में मोटी मोटी दरारें आ गईं। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि मकानों की दीवारों से लेकर छतों में दरारें पड़ गईं, जिससे उन मकानों के कभी भी ढह जाने का खतरा खड़ा हो गया। ऐसे में वहां रहने वाले लोग अपना सामान लेकर सड़कों पर आ गए। इन हालात में प्रशासन ने इलाके के लोगों से अपील की कि वो वहां से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाएं। देख रहे हैं, इसमें उचित कार्रवाई इमीडिएट की जाएगी। मकानों में दरारें आने की जानकारी मिलने पर प्रशासन की एक टीम वहां पहुंची, जिसने ये जानने की कोशिश की कि ये परेशानी वहां किस वजह से खड़ी हुई है। उधर योग गुरु रामदेव के एक बयान पर बवाल मच गया। राजस्थान के एक कार्यक्रम में उन्होंने मुस्लिम धर्म पर एक ऐसी टिप्पणी की जिससे मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में अपराधियों और आतंकियों को मुस्लिम धर्म से जोड़ दिया। आतंकवादी बन के घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखाओ, नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उन्हें इस्लाम की पढ़ाई करने की नसीहत दे दी। उनको चाहिए कि इस्लाम का मुताला करें और इस्लाम के जो उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं उनको पढ़ें। योग गुरु रामदेव ने ऐसी ही टिप्पणी मुस्लिम धर्म के साथ ईसाई धर्म पर भी की थी। इस बीच मेक्सिको के पुएब्ला राज्य में एक ज्वालामुखी के फटने से दहशत फैल गई, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। ज्वालामुखी के फटने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ की चोटी से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दिया। धीरे धीरे ये गुबार आसपास के इलाके में फैल गया, जिससे लोग खौफ में आ गए। पुएब्ला राज्य में फटे इस ज्वालामुखी से लगातार तेजी से धुएं का गुबार निकल रहा है। गनीमत यह है कि अब तक इसमें तेज विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद लोग अभी से संभावित खतरे को देखते हुए अलर्ट हो गए हैं। इधर श्रीनगर के कई इलाकों में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापे मारे। ये छापेमारी टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में की गई, जिसमें करीब आधा दर्जन ठिकानों पर तलाशी ली गई। बताया गया कि एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। ये पता करना है कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलिटेंसी फंडिंग केसेस में शामिल है, जिसमें देश से बाहर रहने वाले कुछ संदिग्ध लोगों के घरों पर छापे मारे गए। बताया गया कि कश्मीर घाटी में टेरर फंडिंग और आतंकी हमलों से जुड़े मामलों को लेकर एसआईए पिछले 2 महीनों से लगातार छापेमारी कर रही है। जांच में एनआईए और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों की मदद के लिए एसआईए बनाई गई है। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस ईरान से खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने वाला है। बताया जा रहा है कि जिन मिसाइलों को रूस खरीदेगा उनका तोड़ यूक्रेन के पास है ही नहीं, यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूस ईरान से जुल्फकार और फतेह 110 जैसी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। दावा है कि पहले ही जंग में ईरान के शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन के लिए मुसीबत बने हुए हैं। लेकिन खबर है कि अब जब रूस जुल्फकार और फतेह मिसाइल को खरीदने जा रहा है तो यूक्रेन की सेना घबरा गई, क्योंकि उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं वो इन मिसाइलों को ढेर करने की ताकत नहीं रखते। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए यूक्रेन ने अब इटली से घातक एयर डिफेंस सिस्टम सैम्प-टी की मांग कर दी, ताकि रूस की मिसाइलों को हवा में ही ढेर किया जा सके। लेकिन यूक्रेन के लिए ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो जुल्फकार मिसाइल रूस खरीदने वाला है वो लंबी दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकती है। ऊपर से मिसाइल में लगे सेंसर ऐसे हैं कि किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल है। मतलब ये कि एक बार मिसाइल दाग दी गई तो इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। जबकि फतेह 110 ऐसी मिसाइल है जो कम दूरी के टारगेट पर निशाना साधने में बेजोड़ है। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इसीलिए ज़ेलेंस्की की सेना अभी से अलर्ट हो गई। इधर दिल्ली में पुलिस के साथ लॉरेंस गैंग के बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 बदमाशों को धर दबोचा। हालांकि इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस के मुताबिक जतिन और संदीप नाम के दोनों बदमाश दिल्ली के रहने वाले हैं और लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं। पुलिस इस मामले में दोनों से पूछताछ कर रही है। इस बीच खबर है कि अमेरिका के 7 राज्यों में लोगों की प्यास बुझाने वाली एक नदी तेजी से सूख रही है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा जल संकट खड़ा हो सकता है। कोलोराडो नदी के पानी के लिए जंग तो अभी से शुरू हो चुकी है। और खबर है कि अमेरिका के 7 राज्यों में पानी के बंटवारे पर विवाद शुरू हो चुका है। 2330 किलोमीटर लंबी कोलोराडो नदी अमेरिका के 7 राज्यों की प्यास बुझाती है, लेकिन इनमें सिर्फ कैलिफोर्निया ऐसा राज्य है जहां पानी का स्तर ठीक है। लेकिन इसके अलावा 6 ऐसे राज्य हैं जहां नदी का स्तर पानी निकलने लायक भी नहीं बचा। यही वजह है कि पानी का बंटवारा नए सिरे से करने की मांग उठ रही है, क्योंकि 100 साल पहले अमेरिका के इन सभी राज्यों के बीच कोलोराडो नदी के पानी का समझौता हुआ था। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये नदी सूख भी सकती है। लेकिन 22 साल से पड़ रहे सूखे ने कोलोराडो नदी के पानी को काफी कम कर दिया। कैलिफोर्निया में नदी का 80% हिस्सा पड़ता है, इसीलिए कैलिफोर्निया की भूमिका इस झगड़े में सबसे अहम है।
बाकी के राज्य कैलिफोर्निया से नदी का पानी मांग रहे हैं, लेकिन कैलिफोर्निया इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है। सूखा पड़ने से पहले तक ये नदी अमेरिका के 7 राज्यों के 4 करोड़ लोगों की प्यास बुझाती थी, लेकिन अब सिर्फ कैलिफोर्निया का गला तर कर पा रही है। दावा यह है कि 1200 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब कोलोराडो नदी के सूखने की नौबत आई हो। नदी के सूखने की वजह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को माना जा रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में दुनिया के बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया। वो 22 देशों के दिग्गज नेताओं की नई रेटिंग में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। और इस रेटिंग को जारी करने वाली अमेरिकी सर्वे कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक 2021 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से वो लोकप्रियता के मामले में बाइडेन, मैक्रोन और ऋषि सुनक जैसे बड़े नेताओं से काफी आगे निकल चुके हैं। उधर पाकिस्तान में महंगाई से जूझ रही जनता को हिंदुस्तान की याद आ गई। वहां के लोग अपने नेताओं को खुलकर भ्रष्ट कह रहे हैं। यही नहीं, लोगों ने यह तक कहा कि पाकिस्तान की कमान पड़ोसी देशों के हाथ में दे दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के नेताओं को सियासत से फुर्सत ही नहीं है। वो बर्बाद पाकिस्तान की हालत सुधारने पर नहीं, बल्कि अपनी सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। कोई एटम बम की धमकी देकर मदद मांगने की सलाह देता है, तो कोई पिछली सरकारों की गलतियों का पुलिंदा लेकर खड़ा हो जाता है। और इन सबके बीच महंगाई की चक्की में पिसती आम जनता का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। वो पड़ोसी देश हिंदुस्तान में लोगों की स्थिति को लालच भरी नजरों से देखने लगी। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वो मुसलमान खुशकिस्मत थे जो बंटवारे के समय पाकिस्तान नहीं आए। हिंदुस्तान के मुसलमान डेफिनेटली ये सोचते होंगे कि शुक्र है हम इस मुल्क के साथ नहीं मिल गए। पाकिस्तान में महंगाई रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रही है और आटे, तेल, सब्जी, दूध, हर चीज की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। किसी पड़ोसी देश से मदद मिलने की भी उम्मीद नहीं है। IMF भी शर्तों पर शर्तें लगाया जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि पाकिस्तान का खजाना खाली है और उसके पास लोन वापस करने का कोई रास्ता नहीं है। यानी पाकिस्तान की जनता के एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के लोग खाना कम खा रहे हैं, नेताओं को कोस ज्यादा रहे हैं। गुस्से में उनके मुंह से नेताओं के लिए गालियां तक निकल रही हैं। इतने सियासतदान इन सबको होनी चाहिए, कोई दूसरे दुल्हा नहीं है, सारे करप्ट है। यानी पाकिस्तानी नेताओं की शराफत का नकाब वहां की जनता ही उतार रही है। उसे पता है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले उनके अपने नेता हैं, जिन्होंने खुद के आराम और कुर्सी के लिए तो सारी मेहनत की, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं। नतीजा ये हुआ कि कोई देश पाकिस्तान में निवेश ही नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वहां रोजगार के अवसर 0 के बराबर हो गए। और अब तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसे हालात में भी पाकिस्तान के नेता अपनी सियासत चमका रहे हैं। मरियम नवाज के एक दिन पहले आए बयान से तो लोग कुछ ज्यादा ही नाराज दिखे, क्योंकि अपने बयान में उन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने का रास्ता नहीं बताया, बल्कि इमरान खान को नीचा दिखाया। और इसी बात पर लोग भड़क गए। वो मैडम साहिबा करवा के ऐसे आई हैं जैसे को किला फतह करके आई हैं। मरियम नवाज पर लोग इसलिए भी भड़के क्योंकि पिछले कई महीनों से वो मुल्क से बाहर थी और अचानक आकर वो इमरान सरकार पर बरस पड़ी। पाकिस्तान के लोग वहाँ के दूसरे नेताओं पर इसी तरह भड़के और बार बार ये जाहिर करने की कोशिश की कि अगर वो हिंदुस्तान में होते तो उनकी ये दुर्दशा न होती। और वहां के लोगों की इस बदहाली की बड़ी वजह भी है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि महज 15 दिनों के बाद पाकिस्तान के वजूद पर ही खतरा है। इसीलिए वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान जैसे कट्टर दुश्मन को मिलने के लिए बुला लिया। लेकिन ये मुलाकात तुरंत नहीं होगी, बल्कि इसके लिए 7 फरवरी का दिन तय हुआ है। मतलब ये कि 7 फरवरी को पाकिस्तान की राजनीति की 2 धुरी मिलने वाली है। बर्बाद हो चुके मुल्क के 2 सबसे बड़े नेताओं की ये मुलाकात एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में हर पल संकट बड़ा हो रहा है। हर दिन पाकिस्तान बदहाली के दलदल में धंसता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इमरान खान से मिलने का फैसला क्यों किया, ये वहां का मीडिया भी समझ नहीं पा रहा। ऊपर से अगर मिलने की वजह भी थी तो ये मुलाकात फौरन क्यों नहीं हुई और इसके लिए 4 दिन बाद की तारीख क्यों तय की गई। इसीलिए समझा जा रहा है कि 7 फरवरी को पाकिस्तान की सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि इमरान खान को ही पाकिस्तान की सरकार आर्थिक संकट के लिए दोषी मान रही है। बल्कि एक दिन पहले ही मरियम नवाज ने इमरान खान के खिलाफ जहर उगला था। पाकिस्तान जब सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, उस वक्त मरियम नवाज इमरान खान को घेरने में लगी थी। सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े सियासी बवाल के बाद सरकार केवल एक दिन में यू टर्न कैसे ले रही है, क्योंकि शुरुआत में यह भी कहा गया कि शायद इमरान खान से सलाह मशवरा करने के लिए उन्हें बुलाया गया हो। लेकिन जब बैठक की तारीख 7 फरवरी पता चली तो सस्पेंस भी बड़ा हो गया। अब तो माना जा रहा है कि आर्थिक तंगी के साथ पाकिस्तान में बहुत बड़ा गृह युद्ध भी छिड़ सकता है, जिसके लिए शायद पाकिस्तान की सरकार ने ही पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आदेश यह है कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान के सिर दोष मढ़कर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरा पाकिस्तान जल उठेगा, क्योंकि इतनी आसानी से इमरान खान भी हथियार नहीं डालेंगे, खासतौर पर जब उन्हें खुद सरकार ने 4 दिन का वक्त तैयारी के लिए दे दिया हो।
हालांकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार की कोशिश इस वक्त किसी भी कीमत पर संकट से निकलने की है। आने वाले 3 दिनों में पाकिस्तान की सरकार IMF के अलावा कुछ और विदेशी एजेंसियों से मदद मांगने की कोशिश करेगी। और खबर है कि UAE और सऊदी अरब की सरकारों के सामने भी नए सिरे से हाथ फैलाए जाएंगे। हालांकि अभी तक के हालात के हिसाब से पाकिस्तान की सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि IMF की टीम ने पिछले 3 दिनों में जितनी भी बैठकें पाकिस्तान की सरकार के साथ की हैं, उनमें पाकिस्तान के लिए कोई शुभ संकेत नहीं दिखा। मतलब पाकिस्तान की सरकार को भी IMF से कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद कम ही है। इसीलिए वो अपने दोस्तों को नए सिरे से मनाने की कोशिश में लगा है। लेकिन पाकिस्तान के पास वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। पाकिस्तान के रिजर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खतरे की नई घंटी बजा दी। बताया गया कि पाकिस्तान के खजाने में विदेशी मुद्रा भंडार केवल 309 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इतने डॉलर में पाकिस्तान केवल 15 दिन तक इंपोर्ट कर सकता है। और पता चला है कि इस पैसे को खर्च करने के लिए भी पाकिस्तान को सऊदी अरब और UAE से इजाजत लेनी पड़ी है, क्योंकि ये पैसा सऊदी अरब और UAE से उसे कर्ज के तौर पर मिला हुआ था। मतलब ये कि पाकिस्तान ने अभी तो अपने अंत को 15 दिनों के लिए टाल दिया, लेकिन हकीकत यह है कि 15 दिनों के बाद उसकी तकलीफ इससे कहीं ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि IMF की सिफारिशों पर चलते हुए पाकिस्तान सरकार ने जो फैसले लिए हैं, वो पाकिस्तान में बहुत बड़े बवाल की वजह बन रहे हैं। वहां पर पेट्रोल, डीजल और बिजली ही नहीं, अब दूध, घी, तेल, मसाले, फल, सब्जियां सब कुछ महंगा हो चुका है। कई चीजों की कीमतें तो बीते 15 दिनों में दुगनी हो गई। ये सारी वो चीजें हैं जिनके बिना जिंदगी काटनी मुमकिन ही नहीं है। जबकि जनता की कमाई में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, बल्कि करोड़ों लोग बीते 1 महीने में बेरोजगार होने की खबर है। इसीलिए महंगाई ने पाकिस्तान में आग लगा रखी है। उधर पाकिस्तान से IMF की नाराजगी की एक और वजह सामने आई। पता चला कि पिछले साल जून में ही पाकिस्तान को IMF ने अल्टीमेटम दे दिया था। IMF ने साफ कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसी गलती कर रहा है जिसे सुधारना भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान ने IMF की बात पर ध्यान तक नहीं दिया। 8 महीने से पाकिस्तान रोजाना कर्ज के जाल में फंस रहा था। हर दिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और उसके नेता नींद से नहीं जागे। पिछले साल जून में पाकिस्तान की सरकार चंदा मांगने के लिए IMF के सामने पहुंची थी। पाकिस्तान ने उसी वक्त IMF से 300 करोड़ डॉलर की मदद मांगी थी। लेकिन IMF को जब कर्ज लेने की वजह पता चली तो उसने पाकिस्तान की सरकार को फटकार लगाकर लौटा दिया, क्योंकि पाकिस्तान को 300 करोड़ डॉलर कुछ चीन की कंपनियों को देने थे। ये चीन की बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में बीते कई साल से कारोबार कर रही हैं। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ी है। प्रोजेक्ट के रूट पर पड़ने वाले कई रिहायशी इलाकों को भी चीन की कंपनियां ही बिजली की सप्लाई करती हैं। लेकिन IMF ने सरकार के खाते देखकर पाकिस्तान की सरकार को फटकार लगा दी और साफ कहा कि चीन की ये बिजली कंपनियां पाकिस्तान को सिर्फ चूना लगा रही हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी बिजली कंपनियां इस कदर मुनाफाखोरी नहीं करती जैसी मुनाफाखोरी ये बिजली कंपनियां कर रही हैं। मतलब ये कि चीन की चतुराई और मौका परस्ती दोनों की पोल IMF ने उसी वक्त खोल कर रख दी थी। लेकिन पाकिस्तान की आंखों से पर्दा तब नहीं हटा था। पाकिस्तान को लगता था कि भारत से मुकाबले के लिए चीन का साथ जरूरी है, इसलिए चीन जो भी मांग रहा था पाकिस्तान उसको देने को तैयार था। और पाकिस्तान की यही गलती उसकी बर्बादी नहीं बल्कि उसके अंत की भी वजह बनती दिख रही है, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि चीन पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा था बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को निचोड़कर केवल अपनी जेब भर रहा था। और जब पाकिस्तान की जेब पूरी तरह खाली हो गई तो चीन ने भी अपने हाथ खींच लिए। पिछले 3 महीनों से चीन की बिजली कंपनियों ने बिजली बनाना बंद किया हुआ है। यहाँ तक कि CPEC के पूरे रूट पर काम ठप होने की खबर है। पाकिस्तान को अब जाकर समझ में आ रहा है कि आखिर चीन की मंशा क्या थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पहले तो पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत चीन की कंपनियों को पैसे देने के लिए थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने IMF से मुल्क का वजूद बचाने के लिए बेल आउट पैकेज मांगा है। IMF के अधिकारी भी यही जानना चाहते हैं कि बेल आउट पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक नीति क्या होगी। इस बीच खबर है कि चीन के कर्ज देने से मना करने के बाद पाकिस्तान ने उसके नागरिकों को सुरक्षा देने में अपने हाथ खड़े कर दिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना के तहत बड़ी संख्या में पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में चीनी नागरिक काम में रहे हैं और आए दिन उन पर बलोच विद्रोहियों के हमले भी होते रहे हैं, जिसके बाद चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों को सुरक्षा दी थी, क्योंकि उस दौरान चीन दिल खोलकर पाकिस्तान को कर्ज दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पैसा देने से इनकार किया, पाकिस्तान के तेवर बदल गए। और खबर है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में काम कर रहे चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने से मना कर दिया। वहाँ की सरकार ने ये साफ कर दिया कि चीनी नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए एजेंसियों को किराए पर लें और उनके पैसे का भुगतान खुद करें। और ये फैसला पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की पुलिस की एक बड़ी बैठक में लिया गया। ये बैठक वहां चीनी नागरिकों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी, जबकि चीन से पाकिस्तान की सरकार ने उनके नागरिकों को सुरक्षा देने का वादा किया था।
लेकिन जैसे ही चीन ने कंगाल हो चुके पाकिस्तान को कर्ज देने से मना किया, शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग को आंखें दिखानी शुरू कर दी। असल में चीन ने यह साफ कह दिया है कि वो कर्ज तभी देगा जब पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम को अपने यहाँ लागू करेगा। मतलब ये कि चीन ने पाकिस्तान के सामने पैसा देने से पहले शर्त रख दी, जिससे पाकिस्तान तिलमिला गया। क्योंकि इस वक्त वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है और उस पर दिवालिया होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन उसे बिना शर्त भारी भरकम रकम देगा, लेकिन उसके मना करने के बाद पाकिस्तान ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उधर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना करने पर इमरान रियाज खान नाम के एक न्यूज एंकर को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। वो लंबे वक्त से पाकिस्तान सरकार की पोल खोलने में जुटे थे और इसी वजह से पाकिस्तान की जांच एजेंसी ने देशद्रोह का आरोप लगाकर इमरान रियाज खान नाम के उस न्यूज एंकर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक इमरान रियाज खान ने एक सम्मेलन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका मकसद लोगों और सरकार के बीच दरार पैदा करना था। लेकिन पाकिस्तान के कुछ मीडिया संस्थानों का आरोप है कि वो लंबे वक्त से शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार की आलोचना कर रहे थे। इसके साथ ही इमरान रियाज खान पाकिस्तान की खराब हो चुकी हालत के लिए जिम्मेदार नेताओं के नाम भी खुलकर ले रहे थे। उन्हें पिछले साल जुलाई में भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इस बीच खबर है कि वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे पाकिस्तान का आतंकियों से प्रेम कम होने का नाम नहीं ले रहा। 5 फरवरी का दिन पाकिस्तान कश्मीर एकजुटता दिवस के तौर पर मनाता है। खबर है कि इस साल भी कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान ने साजिश रची है और सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने की प्लानिंग शुरू कर दी। भारत की खुफिया एजेंसियों के हाथ पाकिस्तान की पूरी टूल किट लग चुकी है। भारत के खिलाफ नफरती वीडियो और तस्वीरों का जिक्र भी इन दस्तावेजों में है। हैरानी की बात यह कि महंगाई और कंगाली से बेहाल पाकिस्तान की सरकार इस वक्त भारत से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश में है। पाकिस्तान तो इस वक्त बस दुनिया के नक्शे पर बचे रहने की जंग लड़ रहा है, लेकिन नई टूल किट से साफ हो गया कि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। खबर है कि पाकिस्तान ने ये जहरीली टूल किट दुनिया भर में बैठे अपने सारे राजदूतों और आतंक का समर्थन करने वाले संगठनों तक पहुंचाई है। इधर दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक के विश्वनाथ नहीं रहे। उनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया और वो काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्हें साल 2017 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के से नवाजा गया था। निर्देशक के विश्वनाथ ने अपने करियर में 5 नेशनल और 10 फिल्म फेयर पुरस्कार भी अपने नाम किए। उधर यूक्रेन के साथ चल रही भीषण जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर परमाणु ब्रीफकेस के साथ नजर आए, जिससे दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि जंग जीतने के लिए पुतिन एटम बम गिराने से भी नहीं चूकेंगे। और यूक्रेन जंग में तो उनकी साख दांव पर लग चुकी है। युद्ध जीतने के लिए पुतिन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और ऐसे में अगर वो जंग हार गए तो रूस के परमाणु महाशक्ति होने पर ही सवाल उठने लगेंगे। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करने का पूरा मन बना चुके हैं और वो ये ठान चुके हैं कि अगर जेलेंस्की उनके आगे नहीं झुके और पश्चिमी देश ऐसे ही हथियारों की सप्लाई करते रहे तो वो एटम बम का बटन दबाने में देर नहीं लगाएंगे। ये आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि एक बार फिर पुतिन अपने परमाणु ब्रीफकेस के साथ नजर आए, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में ऐसा कुछ होने वाला है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब वहां ऐसी तबाही मचने वाली है जिसे रोक पाना न तो जेलेंस्की के बस में होगा और न ही अमेरिका के। और इसीलिए पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि जंग हारने की नौबत आने से पहले ही पुतिन इस परमाणु ब्रीफकेस में मौजूद एटम बम का बटन दबा देंगे। पिछले साल पुतिन कई बार इस परमाणु ब्रीफकेस के साथ नजर आ चुके हैं, लेकिन इस साल ये पहला मौका है जब वो अपने इस खतरनाक ब्रीफकेस के साथ देखे गए। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन स्टालिनग्राद में जर्मनी पर मिली जीत की 80वीं वर्षगांठ पर पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ मौजूद 2 सुरक्षाकर्मी काले रंग के ब्रीफकेस लिए नजर आए। एक सुरक्षाकर्मी वहां से आगे की तरफ बढ़ गया जबकि दूसरा पुतिन से थोड़ी दूरी पर ही खड़ा रहा। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जो सुरक्षाकर्मी पुतिन के साथ चल रहा था उसी के पास परमाणु ब्रीफकेस था, जिससे पुतिन कभी भी कहीं से भी किसी भी टारगेट पर परमाणु हमला करने का आदेश दे सकते हैं। और जिस तरह से पुतिन लगातार धमकी दे रहे हैं उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रीफकेस को 1980 के दशक की शुरुआत में विकसित किया गया था और इसे पहली बार 2019 में सार्वजनिक तौर पर देखा गया था। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इस ब्रीफकेस से पुतिन अपनी सबसे घातक मिसाइल सरमात को लॉन्च कर सकते हैं, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला करने की ताकत रखती है। इसके अलावा यार्स मिसाइल को भी इस ब्रीफकेस से लॉन्च किया जा सकता है। इधर सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के कंझावला केस में अंजलि की विसरा रिपोर्ट में उसके नशे में होने की पुष्टि हुई। यह हादसा 31 दिसंबर की रात को हुआ था, जिसमें घसीटे जाने की वजह से अंजलि की मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक अंजलि की विसरा रिपोर्ट पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस को सौंपी गई, जिसमें उसके नशे में होने का जिक्र है। उसकी दोस्त निधि ने भी शराब के नशे में स्कूटर चलाने का दावा किया था। हालांकि अंजलि के परिवार ने बाद में इस दावे को खारिज कर दिया था।
इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने यूक्रेन जंग को लेकर बड़ी चेतावनी दी। उनके मुताबिक अगले 6 महीने यूक्रेन के लिए काफी अहम होंगे, क्योंकि इन 6 महीनों में पुतिन युद्ध की नई रणनीति के साथ उतर सकते हैं। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स के मुताबिक रूस जल्द ही यूक्रेन में हमले तेज करने वाला है। विलियम बर्न्स का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब यूक्रेन के अधिकारी भी पुतिन के जोरदार हमले की आशंका जता चुके हैं। यानी अमेरिका और यूक्रेन दोनों को यह लग रहा है कि इस युद्ध में जो अब तक नहीं हुआ वो होने वाला है, क्योंकि 11 महीनों से जारी इस जंग का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है और कहा जा रहा है कि पुतिन अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसीलिए उन्होंने हाल के दिनों में यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हमले तेज कर दिए हैं। और वहां इन दिनों रूसी सेना इतने रॉकेट और मिसाइलें बरसा रही है कि जेलेंस्की की फौज उनका सामना करने में नाकाम हो रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पुतिन एक बार फिर बड़ा अभियान शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में लड़ने के लिए अपने सैनिकों की संख्या इतनी बढ़ा दी है कि यूक्रेन उनसे निपट ही नहीं सकेगा। खबर है कि पुतिन 5 लाख अतिरिक्त सैनिकों को जंग में उतारने की तैयारी में है। हाल ही में पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन पर नए सिरे से हमला करने के लिए रूस बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। और ये मिलिट्री ड्रिल यूक्रेन की उत्तरी सीमा के पास की जा रही है, जो ठीक वैसी ही है जैसी रूस ने पिछले साल यूक्रेन पर हमला करने से पहले की थी। इस बार भी रूस मिलिट्री ड्रिल की आड़ में बेलारूस में अपने सैनिकों के साथ घातक हथियारों को भी पहुंचा चुका है और दावा किया जा रहा है कि हमले के लिए पुतिन ठंड खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन में भयंकर तबाही मच सकती है। इधर हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के सचिवालय के लिए बनाई जा रही नई इमारत में आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग काफी भीषण थी। वहां दूर से ही इमारत के भीतर से काला धुआं उठता दिखा, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को लगाया गया। सचिवालय की इस नई इमारत का उद्घाटन खुद CM के चंद्रशेखर राव 17 फरवरी को अपने जन्मदिन पर करेंगे। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरव अपने 2 बेटों के साथ जंग के मैदान में पहुंच गए, जिसका वीडियो उनकी सेना की तरफ से जारी किया गया। रमजान कादिरव यूक्रेन जंग में लगातार पुतिन की सेना को मजबूती देने में जुटे हैं। वो इससे पहले भी अपने एक बेटे को जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन ले जा चुके हैं, लेकिन वीडियो में दिखा कि इस बार वो अपने 2 बेटों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचे और अपनी सेना के सैन्य अभ्यास को देखा। चेचन कमांडर के 3 बेटे बताए जाते हैं, जिनमें 2 उनके साथ यूक्रेन गए। वीडियो में चेचनिया के लड़ाके रमजान कादिरव के सामने सैन्य अभ्यास करते नजर आए। उन्होंने टारगेट को निशाना बनाकर उस पर जमकर हमले किए और ऐसा करके जेलेंस्की को ये दिखाने की कोशिश की कि वो घुटने टेकने वालों में नहीं बल्कि डटकर दुश्मन का सामना करने वालों में है। इस बीच उत्तर प्रदेश के हरदोई में अखिलेश यादव का काफिला हादसे का शिकार हो गया। उनके काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हालांकि अखिलेश यादव की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उनकी गाड़ी पीछे चल रही थी। बताया गया कि अखिलेश यादव हरदोई में किसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक कोई उनके काफिले के सामने आ गया, जिसके बाद आगे की गाड़ी ने ब्रेक लगा दी और फिर उसके पीछे की कई गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। अचानक से मुझे ही नहीं पता चला कि एक साथ में 7 से 8 गाड़ियां कैसे भिड़ गए। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि रास्ते पर जैम बढ़ता देख अखिलेश यादव कुछ ही देर में वहां से चले गए। वहीं जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम भी पहुंची और फिर हादसे की शिकार हुई गाड़ियों को हटवाकर रास्ता खाली करवाया गया। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में भी कंझावला जैसी घटना सामने आई। वहां एक तेज रफ्तार कार एक मोटरसाइकिल को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटती चली गई। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो कार उस मोटरसाइकिल को घसीटती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें हाईवे पर तेज रफ्तार कार दौड़ती दिखाई दी, जिसमें वो मोटरसाइकिल फंसी हुई थी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको याद दिला दें कि न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 की स्ट्रीमिंग शुरू हो चुकी है। FIR नंबर 208 को आप न्यूज 18 इंडिया के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। वो हद दर्जे का शातिर है। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। बढ़ा दी। अमूल के सभी तरह के दूध पर 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमतें लागू भी हो गई, जिसके बाद अमूल गोल्ड की कीमत 63 रुपए से बढ़कर 66 रुपए हो गई, जबकि अमूल फ्रेश की कीमत 51 रुपए से बढ़कर 54 रुपए कर दी गई। वहीं अमूल गाय के दूध की कीमत 56 रुपए प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हो गई। अमूल ने पिछले साल अक्टूबर में भी दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। उधर रूस ने संकेत दिया कि यूक्रेन के बाद उसका अगला टारगेट मोल्दोवा है। ये देश पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा में है, क्योंकि वहां की राष्ट्रपति ने नेटो में शामिल होने की इच्छा जाहिर की और ये करके उन्होंने रूस को गुस्सा दिला दिया।
क्योंकि यूक्रेन की बर्बादी की नींव भी इसी वजह से रखी गई। ज़ेलेंस्की चाहते थे कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, जिसके लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया, जिसके बाद उन्हें अपनी जिद की ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जो कोई देश नहीं चुकाना चाहता, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन को कहीं का नहीं छोड़ा। करीब 1 साल से उनकी सेना यूक्रेन को तिल तिल कर मार रही है और यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा। उसे नेटो से हथियार तो मिल रहे हैं, लेकिन रूस जैसे देश के आगे यह मदद काफी नहीं है। ज़ेलेंस्की ने इसी वजह से नेटो से मांग की थी कि वो जंग का हिस्सा बने, लेकिन नेटो ने रूस से सीधी जंग मोल नहीं ली। नतीजा यह हुआ कि ज़ेलेंस्की की सेना अकेले ही लड़ रही है। यानी रूस यूक्रेन को इसलिए बर्बाद कर रहा है क्योंकि वो उसके साए से निकलकर नेटो का हिस्सा बनना चाहता था। और अब यूक्रेन का पड़ोसी देश मोल्दोवा भी उसी राह पर चल पड़ा, क्योंकि वहां की राष्ट्रपति माया सांदू ने कहा कि मोल्दोवा को एक बड़े गठबंधन का हिस्सा बनना होगा और इसके लिए जल्द ही मोल्दोवा किसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी मोल्दोवा पुतिन को वो करने पर मजबूर कर रहा है जो उन्होंने यूक्रेन में किया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका और चीन का तनाव अब किसी भी वक्त जंग की शक्ल ले सकता है। अमेरिका और चीन के बीच युद्ध की बातें अब बस कयास नहीं रह गई हैं, बल्कि इस बार वाकई खतरा बहुत बड़ा है और अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि चीन ने उसकी परमाणु मिसाइलों को ठिकानों की जासूसी करने के लिए अमेरिका में अपना एक गुब्बारा छोड़ा हुआ है और वो गुब्बारा दिन रात अमेरिका के आसमान में मंडरा रहा है। हालांकि गुब्बारों के जरिए अमेरिका की जासूसी कराने का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस बार गुब्बारा काफी लंबे वक्त से अमेरिका में उड़ रहा है और अपने इलाके में सेंधमारी अमेरिका जैसा देश बर्दाश्त भी कर ले, ये सोचना ही बेवकूफ़ी है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के होश ठिकाने लगाने के लिए अमेरिका बहुत जल्द कुछ बड़ा कर सकता है। अमेरिका के दावों में दम भी लग रहा है, क्योंकि चीन के इस कथित गुब्बारे की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें आसमान में बेहद ऊंचाई पर वो सफेद गुब्बारा एक छोटी सी बॉल जैसा नजर आया। लेकिन वीडियो में दिख रहे गुब्बारे के साइज पर मत जाइए, ये छोटा मोटा गुब्बारा बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका ने दावा किया कि ये गुब्बारा 3 बसों के साइज के बराबर है। वीडियो को देखकर एक बार तो लगा जैसे आसमान में सामने चांद दिख रहा हो, लेकिन जब कैमरा घूमा तो पता चला कि चांद तो दूसरी तरफ है। ये देखकर अमेरिका के लोग भी हैरत में पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि सामने दिख रही वो सफेद चीज है क्या, इसलिए उन्होंने उस गुब्बारे की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी और पूरी दुनिया में खलबली मच गई, क्योंकि इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका और चीन का तनाव अब ऐसे ज्वालामुखी की शक्ल ले चुका है जो अगर फट गया तो उसके लावे में पूरी दुनिया झुलसेगी। क्योंकि अमेरिका और चीन जैसे जानी दुश्मन जब भिड़ेंगे तो परमाणु बमों से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक दुनिया पहली और शायद आखिरी बार जंग के मैदान में हर हथियार का वार देख लेगी। अमेरिका का कहना है कि उसे पूरा विश्वास है कि उसके यहाँ उड़ रहा सफेद गुब्बारा चीन का ही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जिस गुब्बारे को चीन का जासूस बता रहा है वो एक आध नहीं बल्कि कई दिनों से अमेरिका के ऊपर उड़ रहा है, उस पर नजर रख रहा है। बताया गया कि सबसे पहले वो गुब्बारा अमेरिका के अलास्का राज्य में पहुंचा, वहां से वो कनाडा की सीमा में दाखिल हुआ और फिर कनाडा के बॉर्डर से लगने वाले अमेरिका के मोंटाना राज्य में घुस गया। और अमेरिका के पश्चिम में बसा मोंटाना वो राज्य है जहां अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का अड्डा है। यानी अगर अमेरिका का दावा सही है तो चीन अमेरिका की परमाणु मिसाइलों के ठिकाने की टोह लेने की कोशिश में है। इसलिए गुब्बारे की भनक लगते ही अमेरिका की सेना ने तो उसे मार गिराने की पूरी प्लानिंग कर ली। अमेरिका के दमदार फाइटर जेट काम पर लगाने का फैसला हो गया। F-22 जैसे लड़ाकू विमान तैयार कर दिए गए कि बाइडेन बस हाँ बोलें और चीन के कथित गुब्बारे को आसमान में ही भस्म कर दिया जाए।
आनंद फानन में व्हाइट हाउस में मीटिंग बुलाई गई, लेकिन मीटिंग में तय हुआ कि गुब्बारे को हाथ भी न लगाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के टॉप मिलिट्री अधिकारियों ने बाइडेन को आगाह किया कि अगर गुब्बारे को फोड़ा गया तो 3 बसों के बराबर जो मलबा नीचे गिरेगा वो लोगों की जान का दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए रणनीति बनाई गई कि अमेरिका और चीन के उस कथित जासूसी गुब्बारे पर अभी बस करीब से 24 घंटे नजर रखेगा और उसकी हर हलचल को ट्रैक करता रहेगा ताकि चीन अमेरिका का बाल भी बांका ना कर पाए। लेकिन ये खबर ऐसे वक्त पर सामने आई है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जल्द ही चीन जाने वाले हैं। ऐसे में अब तो बैठक में चीन के अमेरिका की जासूसी कराने का मुद्दा भी उठेगा ही। माना जा रहा है कि अमेरिका ने बहुत ही प्लानिंग के साथ इस वक्त ये खबर उछाली है। इससे उसने चीन को यह बिल्कुल साफ कर दिया कि वो उसे बेवकूफ न समझे। ये न सोचे कि अमेरिका को इल्म ही नहीं कि चीन क्या खिचड़ी पका रहा है, बल्कि वो चीन की एक एक चाल से वाकिफ है। इस बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने चेतावनी दी कि चीन के ताइवान को अपने कब्जे में लेने के मंसूबों को कम आंकना गलत होगा। उन्होंने साफ कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी भी हाल में ताइवान को चीन के नक्शे में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार अपने प्लान पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स के मुताबिक शी जिनपिंग ताइवान को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने चेतावनी दी कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि शी जिनपिंग ने अपने देश की सेना को 2027 तक ताइवान पर आक्रमण के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। लेकिन विलियम बर्न्स का मानना है कि इसका मतलब ये नहीं कि चीन 2027 या किसी और साल में ताइवान पर हमला बोलेगा, बल्कि शी का यह फैसला दिखाता है कि वो ताइवान को चीन में मिलाने के लिए कितने ऐसी ही सलाखें और 200 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। किसी आदमी से बात करता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये उस पोस्ट पे है। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। फ्रांस ने ओमान की खाड़ी में ईरान के हथियारों का जखीरा जब्त करने का दावा किया और यह आरोप लगाया कि हथियार ईरान से हूथी विद्रोहियों के लिए यमन भेजे जा रहे थे। 2014 से यमन में वहां की सुन्नी सरकार और शिया हूथी विद्रोहियों के बीच सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई है और हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है तो यमन की सरकार के साथ पड़ोसी देश सऊदी अरब है। अमेरिका ये कई बार आरोप लगा चुका है कि यमन की लड़ाई ईरान की वजह से ही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि ईरान हूथी विद्रोहियों के पीछे खड़ा है और वो उन्हें घातक हथियार देकर युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन इस बीच फ्रांस की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरान के हथियारों का जखीरा पकड़ने का दावा किया। ये घटना 15 जनवरी की बताई जा रही है और फ्रांस का आरोप है कि ईरान हूथी विद्रोहियों के लिए इन हथियारों को यमन भेज रहा था। लेकिन यमन पहुंचने से पहले ही फ्रांस ने इसे जब्त कर लिया और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जब्त किए गए हथियारों में बड़ी संख्या में AK-47 राइफल, मशीन गन और एंटी टैंक मिसाइलें हैं, जिन्हें समंदर के रास्ते हूथी विद्रोहियों तक पहुंचाने का प्लान था। लेकिन रास्ते में फ्रांस ने हथियारों को जब्त कर लिया। पिछले महीने अमेरिकी नौसेना ने भी राइफलों से भरी ईरान की एक नाव पकड़ी थी। अमेरिका का आरोप है कि ईरान लगातार हूथी विद्रोहियों को हथियार की सप्लाई कर रहा है, जबकि 2015 में ही UN हूथी विद्रोहियों को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा चुका है। असल में हूथी यमन में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन है और ईरान से इस संगठन की करीबी की सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि ईरान में दुनिया के सबसे ज्यादा शिया मुसलमान रहते हैं और यमन में वही शिया अल्पसंख्यक है। ईरान चाहता है कि हूथी विद्रोही जंग जारी रखें और इसीलिए उसने यमन की ओर हथियार भेजे, लेकिन इस बार फ्रांस ने उसका खेल बिगाड़ दिया। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में भी कंजहावला जैसी घटना सामने आई। वहां एक तेज रफ्तार कार एक मोटरसाइकिल को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटती चली गई। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो कार उस मोटरसाइकिल को घसीटती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें हाईवे पर तेज रफ्तार कार दौड़ती दिखाई दी, जिसमें वो मोटरसाइकिल फंसी हुई थी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस मोटरसाइकिल से चिंगारी निकलती दिखी। बताया गया कि उस मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे, लेकिन कार की टक्कर लगने से वो लोग वहीं गिर गए, जबकि मोटरसाइकिल उस कार में फंस गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया और गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई। इस बीच स्विट्जरलैंड के एक अखबार ने ऐसा सनसनीखेज दावा किया जिसने रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पूरी दुनिया को हिला दिया। खबर के मुताबिक अमेरिका ने जंग खत्म करवाने के लिए यूक्रेन के एक बड़े हिस्से का ही सौदा कर दिया था और यूक्रेन के इस बड़े इलाके को बेचने की डील किसी और के साथ नहीं बल्कि पुतिन के साथ की गई। वही पुतिन जिन्हें अमेरिका फूटी आंख नहीं देखना चाहता।
जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई, अमेरिका ने पुतिन को खलनायक साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके साथ ही वो जेलेंस्की को हर बार यह भरोसा दिलाता रहा कि उससे बढ़कर यूक्रेन का कोई सगा नहीं है। लेकिन स्विट्जरलैंड की मीडिया की एक रिपोर्ट ने अमेरिका के चेहरे से नकाब हटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जंग खत्म करने के बदले रूस के सामने यूक्रेन का 5वां हिस्सा लेने की पेशकश की। यानी अमेरिका ने पुतिन को यूक्रेन की कुल जमीन का 20% इलाका देने का प्रस्ताव दिया। और खबर के मुताबिक इस डील के लिए पुतिन को राजी करने का जिम्मा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स को सौंपा गया। स्विट्जरलैंड की मीडिया में आई रिपोर्ट ने दावा किया कि विलियम बर्न्स खुद इसके लिए मॉस्को पहुंचे थे और उनका ये सीक्रेट मॉस्को दौरा पिछले महीने ही हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक वहां CIA प्रमुख विलियम बर्न्स ने रूस को यूक्रेन का 5वां हिस्सा दिलवाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनकी इस पेशकश को रूस ने ये कहकर ठुकरा दिया कि वो जंग जीतकर पूरे यूक्रेन पर ही अधिकार कर लेगा। दावा है कि इसके बाद विलियम बर्न्स कीव पहुंचे, जहां उन्होंने जेलेंस्की के सामने भी रूस को जमीन देने की बात कही। लेकिन दावा है कि जेलेंस्की ने भी उनको साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यूक्रेन अपनी 1 इंच जमीन भी रूस को देने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद CIA चीफ विलियम बर्न्स खाली हाथ अमेरिका लौट गए। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका ने सख्त रुख दिखाया और उसने इस रिपोर्ट को पूरी तरह नकार दिया। और अमेरिका ने यह दावा किया कि विलियम बर्न्स ने मॉस्को या फिर कीव का कोई दौरा ही नहीं किया। ऐसे में इस बात की संभावना ही नहीं है कि रूस के साथ किसी तरह की डील की तैयारी थी। अमेरिका के मुताबिक वो खुद इस जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा है और इस कोशिश में जुटा है कि पुतिन किसी भी तरह हार जाएं। इसके बाद ये सवाल ही खड़ा नहीं होता कि अमेरिका रूस को यूक्रेन की जमीन दिलाने की पेशकश करेगा। इसके साथ ही रूस ने भी स्विट्जरलैंड के अखबार की रिपोर्ट को फर्जी बता दिया। रूसी सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक जंग के ऐसे हालात में अमेरिका के साथ किसी तरह की डील मुमकिन ही नहीं है। इधर राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर अपहरण का आरोप लग गया। उन पर सीकर में केस दर्ज हुआ। आरोप लगा कि 27 जनवरी को राजेंद्र गुढ़ा ने एक पंच का अपहरण किया, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने खुद ही उसे छोड़ दिया। जिसके बाद सीकर के एक गांव के पंच ने राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराया। गहलोत सरकार ने भरोसा दिया कि मामले की जांच चल रही है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी ने मांग की कि गहलोत सरकार जल्द एक्शन ले। मुख्यमंत्री के पास अगर नैतिक साहस है तो उस मंत्री के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पायलट का करीबी माना जाता है। वैसे पहले वो गहलोत गुट में थे, लेकिन पिछले साल 25 सितंबर को हुई बगावत के बाद उन्होंने खेमा बदल लिया, जिसके बाद उनके और गहलोत के बीच दूरी की खबर आई। और इसीलिए अटकलें हैं कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि ये तो पक्का है कि कांग्रेस में गुटबाजी का खेल चल रहा है, जिससे उसी का नुकसान हो रहा है और बीजेपी का बैठे बैठाए फायदा। उधर इजराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच एक बार फिर जंग जैसे हालात दिखाई दिए। इजराइल ने एक हफ्ते के भीतर गाजा पट्टी को तीसरी बार निशाना बनाया। हमास ने दावा किया कि इसके लिए इजराइल ने लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार हमास भी पलटवार के लिए पूरी तरह तैयार था और जैसे ही इजराइल का लड़ाकू विमान उसके एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आया, डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। इसके बाद उसने तुरंत एक मिसाइल दाग दी। हमास के एयर डिफेंस सिस्टम से छोड़ी गई मिसाइल कुछ ही पलों में टारगेट तक पहुंच गई। इसके बाद आसमान में तेज रोशनी के साथ जोरदार धमाके सुनाई दिए। हालांकि हमास ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसके हमले में इजराइल का कितना नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल ने भी अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देने में देर नहीं लगाई। उसने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक को एक बार फिर निशाने पर ले लिया और वहां रॉकेट बरसा दिए। इधर अदानी मामले पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। क्योंकि अदानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर विपक्ष ने संसद में खूब हंगामा किया। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में नारेबाजी की और इस मामले पर जेपीसी बनाने की मांग की। ने संकल्प लिया है। विपक्ष ने इस मामले पर चर्चा की मांग की और पूछा सरकार ने लोगों के पैसे बचाने के लिए क्या किया, जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि इस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है और विपक्ष असल मुद्दों से ध्यान भटका रहा है। जबकि अदानी ग्रुप पर संसद में चर्चा के मुद्दे पर विपक्ष में ही फूट पड़ गई। टीएमसी चाहती है कि इस मुद्दे पर स्पीकर की इजाजत के बिना ही विपक्ष अपनी बात कह डाले, लेकिन कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि स्पीकर से चर्चा की इजाजत मिले ताकि अदानी ग्रुप से जुड़ी बात कार्यवाही का हिस्सा बने। अटकलें हैं कि इसी वजह से टीएमसी सुबह कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों की बैठक का हिस्सा नहीं बनी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अदानी ग्रुप के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लाइक माइंडेड पार्टी एक आवाज में एक साथ है। सूत्र बता रहे हैं कि अदानी ग्रुप की वजह से LIC और SBI को नुकसान के दावे पर टीएमसी केंद्र सरकार को घेरना चाहती है और बिना स्पीकर की इजाजत के चर्चा शुरू करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि चेयर से इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। जबकि कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष नियमों के तहत चर्चा चाहता है और इसी वजह से विपक्ष में मनमुटाव दिखा। इस बीच अदानी ग्रुप की कंपनियों पर छिड़े विवाद पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पहली बार बयान दिया। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि अदानी ग्रुप की कंपनियों में SBI और LIC का निवेश काफी कम है।
क्योंकि आरोप लग रहे थे कि अदानी ग्रुप के शेयर डूबने से एसबीआई और एलआईसी को भी भारी नुकसान हुआ है। Both SBI and LIC have issued detailed statements, and I know the chairperson, the CMD, has himself come out and explained how they are not overexposed or whatever they said, and also said, look, we are sitting over profits. पिछले एक हफ्ते में अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि शेयर बाजार से मिल रहे झटकों के बीच अदानी ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने एक अच्छी खबर दी और बयान दिया कि वो अदानी ग्रुप की रेटिंग में कोई बदलाव नहीं करेगी। हालांकि फिच ने साफ किया कि फिलहाल अदानी ग्रुप की कंपनियों पर वो मॉनिटरिंग करती रहेगी। इस बीच अदानी ग्रुप पर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत में इस मामले पर याचिका दाखिल की गई जिसमें अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कंपनी पर जानबूझकर अदानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट जारी करने का आरोप लगाया गया और हिंडनबर्ग रिसर्च के मालिक पर लगे आरोप की जांच की मांग की गई, क्योंकि कंपनी के मालिक पर रिपोर्ट के जरिए अदानी ग्रुप के निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा। वित्तीय मामलों पर रिसर्च करने वाली ये कंपनी पता लगाती है कि शेयर मार्केट में पैसों की हेराफेरी तो नहीं हुई। उधर जेल से निकलने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी माने जाने वाले फवाद चौधरी वहां के एक टीवी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान रो पड़े। राजद्रोह के एक मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फवाद चौधरी को हाल ही में रिहाई मिली है, जिसके बाद उनका पाकिस्तान के किसी न्यूज चैनल पर यह पहला इंटरव्यू था जिसमें उनका दर्द छलक गया। वीडियो में दिखा कि जब पाकिस्तानी एंकर ने फवाद चौधरी से सवाल पूछा कि जेल में अपने पिता को देखकर उनके बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी, तो वो खुद को रोक नहीं पाए और रोने लगे। बच्चों का क्या रिएक्शन? कुछ देर तक चुप रहने के बाद फवाद चौधरी भावुक हो गए और उस पत्रकार के सवाल का जवाब दिया। क्या हुआ? इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये माना कि उन्हें अपने बच्चों की जेल में बहुत याद आती थी। इस बीच जेलेंस्की की फौज को लेपर्ड 2 टैंक देने पर पुतिन जर्मनी पर भड़क गए। जर्मनी ने हाल ही में यूक्रेन को अपना सबसे खतरनाक टैंक देने का ऐलान किया था ताकि रूसी सेना के तेज हो रहे हमलों से जेलेंस्की की फौज निपट सके, लेकिन जर्मनी के इस फैसले ने पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उन्होंने यूक्रेन का साथ देने पर न सिर्फ जर्मनी बल्कि यूरोप के उन सभी देशों को धमकी दे दी जो लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। Свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. इसके साथ ही पुतिन ने 2 टूक कह दिया कि रूसी सेना को जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंकों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जर्मनी का ये टैंक रूसी सेना की परेशानी बढ़ा सकता है और इसीलिए पुतिन की चिंता बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऐसे में पुतिन कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी कई बार पश्चिमी देशों को परमाणु हथियारों की चेतावनी दे चुके हैं। उधर पुतिन ने अमेरिका और जर्मनी के खतरनाक टैंकों को तबाह करने के लिए यूक्रेन में नया हथियार तैनात कर दिया। रूस का दावा है कि उसका मार्कर रोबोट जेलेंस्की की फौज के लिए काल बन जाएगा और इसके साथ ही दावा किया गया कि मार्कर रोबोट अमेरिका के एब्रम्स टैंक और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंकों को नेस्त नाबूद कर देगा, जिनके दम पर जेलेंस्की रूसी हमले को नाकाम करने का दम भर रहे हैं। लेकिन रूस के मुताबिक टैंक की तरह दिखने वाला उसका मार्कर रोबोट इन दोनों देशों के सबसे ताकतवर टैंकों से ज्यादा खतरनाक है, जिसका वजन 3 टन है और ये अपने दुश्मन का पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा मार्कर रोबोट एंटी टैंक मिसाइलों से भी लैस है। रूस का कहना है कि मार्कर रोबोट में कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया है, जिसमें टारगेट की तस्वीर पहले से होती है और जैसे ही दुश्मन का कोई भी हथियार इसके सामने आता है, मार्कर रोबोट उस पर वार कर उसे तबाह कर देता है, फिर चाहे वो जमीन पर हो या आसमान में। सबकी नजरों में सुनहरी भोर होनी चाहिए, सबकी नजरों में सुनहरी भोर होनी चाहिए। रोज कोशिश रोशनी की ओर होनी चाहिए। 100 बात की बात कही अरुण ने। आसमां जाकर पतंगे भूल जाती हैं धरा, आपके हाथों में उनकी डोर होनी चाहिए। मिलते हैं सोमवार को। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।